Hello बच्चों, how are you? I hope everyone will be fine and doing good. बच्चों, आप सबने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, लाइक किया, थैंक्स अलॉट, थैंक्स। बच्चों, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े। बहुत सारे लोग, बहुत स्कूल बॉयज, जनरली स्कूल चिल्ड्रन, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर इस बुक का चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 6 करवा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपके लिए चैप्टर 5 कृष्णा ईटिंग हाउस करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए। कृष्णा ईटिंग हाउस एक बहुत ही फेमस ऑथर की फेमस नॉवेल का एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट लिया गया है उससे। ठीक है, नॉवेल का नाम है विलेज बाय द सी, जिसका मतलब होता है समुद्र के किनारे बसा हुआ एक गांव। ठीक है, ये जो नॉवेल है वो 1982 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, और इसके ऑथर हैं अनीता देसाई। ठीक है, चलिए बच्चों, इस कहानी में ये बताया गया है कि एक गांव की स्टोरी है। ठीक है, एक गांव है जो कि उसमें एक गरीब फैमिली रहते हैं। ठीक है, उनमें 4 बच्चे रहते हैं, हरी, लीला, बेला और कमल। हरी और लीला बड़े बच्चे हैं और बाकी 2 छोटे बच्चे हैं जो कि काम नहीं कर सकते हैं। उनकी मां है जो कि हमेशा बीमार रहती है और बेड पे ही पड़ी रहती है। ठीक है, और उनके पिता है जो कि रेगुलर मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, यानी कि नशा के आदी हैं। जब तक वो ड्रिंक न ले लें, स्मोक न कर ले, उन्हें चैन नहीं मिलता है। तो हमेशा वो ड्रिंक में ही रहते हैं, नशे में ही रहते हैं। उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हरी घर का सबसे बड़ा बेटा है, वो अपने जिम्मेदारी को समझता है, घर परिवार की जिम्मेदारी को समझता है। हाँ, और इसीलिए वो सोचता है कि मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कुछ करना है, और वो डिसाइड करता है कि मैं बॉम्बे जाऊंगा रोजी और रोजगार की तलाश में। ठीक है, और वो बॉम्बे जाता है और वहां पे उसको पता होता है कि ना कोई मेरा वहां है, ना कोई मेरा जानने वाला है, जो हूं सिर्फ मैं ही हूं। ठीक है, एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा, फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, मतलब किस्मत भी बहादुरों का ही हेल्प करती है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। ठीक है, तो यही सोच करके वो बॉम्बे गया काम की तलाश में, और वहां पे उतरते ही उसने सोचा मैं बहुत परेशान होऊंगा, कोई मुझे न जानता है न पहचानता है, तो मैं क्या करूंगा। तो किस्मतवश डेस्टिनी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो क्या सोच रखा था अभी बताता हूं। नीचे उतरते ही उसे बहुत ही काइंड, दयालु एक वॉचमैन से मुलाकात हो जाती है। ठीक है, वो उनसे देखते ही समझ जाता है कि नया बच्चा है, गांव का है। वो समझ जाता है और दया की भावना से, मदद करने की इच्छा से वो उसे ले आते हैं। कहां? द कृष्णा ईटिंग हाउस, और वहां पे उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, चलिए इस पूरे स्टोरी को जानने से पहले, ठीक है, इस पूरे स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं, तब आपको स्टोरी समझने में, लेसन पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। पहला कौन है? वॉचमैन। अभी भी जिसकी जिक्र किया मैंने, वॉचमैन, एक किसी बिल्डिंग का वॉचमैन है। ठीक है, उसका नाम डिक्लेयर नहीं किया है बुक में। फिर आता है हरी। हरी वही लड़का है गांव का जो कि आया है बॉम्बे रोजी रोजगार की तलाश में। उसके गांव का नाम थुल है, जो कि बॉम्बे से 14 किलोमीटर से दूर है। फिर आता है जग्गू। जग्गू कृष्णा ईटिंग हाउस का ओनर है, मालिक है। 2 बॉयज, 2 बच्चे हैं कृष्णा ईटिंग हाउस में जो वहां पे रह के काम करते हैं। समझ लीजिए कि जग्गू के हेल्पिंग हैंड है, उनको मदद करता है। और इन दोनों बच्चों को हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, तमिल में बोलते हैं वे लोग। तमिल में वे लोग कौन है, कहां से आए, ये सब मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा। फिर आता है वॉच मेकर। एक कृष्णा ईटिंग हाउस के जस्ट बगल में ही एक वॉच मेकर है, जिनके दुकान का नाम है डिंग डोंग वॉचेस। ठीक है, जो फिर आते हैं बच्चों, एक सैयद अली का नाम भी जिक्र है इस बुक में, लेकिन उसके बारे में कुछ वृतांत नहीं दी गई है, कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि नॉवेल बहुत बड़ा होता है।
ठीक है, हो सकता है किसी पार्ट में कुछ वो ऐसा है, लेकिन इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि सैयद अली के जैसे ही ये वॉचमेकर थे, दयालु किस्म के। ठीक है, चलिए अब चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, चलिए बच्चों, अब आप अपना इंग्लिश का क्लास 7 इंग्लिश का बुक निकालिए, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, टेक आउट चैप्टर नंबर 5 द कृष्णा ईटिंग हाउस, पेज नंबर 67। बच्चों, इसके एक्सट्रैक्ट तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए। चलिए हम सीधे अब चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक्सट्रैक्ट में बताया हुआ है क्या कि एक वॉचमैन ने हरि को कृष्णा ईटिंग हाउस पहुंचा दिया है। ठीक है, अब उस पहुंचने के बाद क्या होता है, अब हम पढ़ते हैं। हरि हैड बीन सो टायर्ड एंड वीक एंड एनेक्सियस दैट फर्स्ट नाइट दैट he had not really been aware of the place in which he found himself। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स बता देता हूं जो टिपिकल हैं। ठीक है, उसके बाद पूरा सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताता चलूंगा। हरी हैड बीन सो टायर्ड एंड वीक एंड एनेक्सियस दैट फर्स्ट नाइट दैट ही हैड नॉट रियली बीन अवेयर ऑफ द प्लेस इन विच ही फाउंड हिमसेल्फ। ही ओनली saw it for the first time when he woke next morning। हरी अपने आप को बहुत ही चिंतित, असहाय और थका हुआ महसूस कर रहा था पहली रात जिस स्थान पर वह बिताया। उस स्थान से वह बिल्कुल अनजान था। उस स्थान को पहली बार सुबह नींद खुलने के पश्चात ही देखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द कृष्णा ईटिंग हाउस वॉज द मीनेस्ट एंड सेवियस्ट रेस्टोरेंट हरी हैड एवर सीन। बच्चों, मीनेस्ट का मतलब होता है मतलबी और शेबियस्ट का मतलब होता है जर्जर, पुराना, खस्ता हाल। और रेस्टोरेंट का मतलब तो आप जानते ही हो, ढाबा, जो खाने का जगह होता है। अब तक हरी ने जितने भी ढाबा देखा था कृष्णा ईटिंग हाउस, उन सब में सबसे खस्ता हाल और जर्जर था। खस्ता हाल और जर्जर का मतलब कि बहुत ही पुराना और गंदा था। ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी वहां। इवन इन थुल देर वर कैफेज दैट वर प्लीजेंटर। उसका जो गांव था थुल, जहां से वह हरी आया था, वहां के रेस्टोरेंट भी काफी सुखद हुआ करते थे। यूजुअली वुडन सैक्स बिल्ट इन द शेड ऑफ मैंगो और फ्रंगीपनी ट्री with a handful of marigold and hibiscus crammed into an old ink bottle for a vase। बच्चों, हैंडफुल का मतलब होता है एक मुट्ठी। जब अपनी पांचों उंगलियों को आप बंद करते हो, किसी चीज को बंद पकड़ते हो, तो उसको हैंडफुल कहते हैं। मैरीगोल्ड एक फ्लावर का नाम है। ठीक है, हिबिस्कस भी फ्लावर का नाम है। क्रैम्ड का मतलब होता है जबरदस्ती भरा हुआ, ठूस कर जिसको हम भरते हैं ना। और वेस का मतलब आपको पता ही है, गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, जहां गुलदस्ता रखा जाता है। टिंसल एक वर्ड और है इसमें। टिंसल का मतलब होता है बच्चों, आजकल आप प्लास्टिक की चमकीली मालाएं आती है, देखा होगा आपने। गार्लैंड का मतलब होता है माला, सेंटेड का मतलब होता है खुशबूदार, और जॉस स्टिक का मतलब होता है अगरबत्ती जिसे हम जलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि ढाबा अक्सर लकड़ी की झोपड़ी का बना हुआ होता है, आम के पेड़ या फ्रंगीपनी के पेड़ के नीचे, जहां फूलदान में एक मुट्ठी मैरीगोल्ड और हिबिस्कस का फूल ठूस कर रखा होता है, और साथ में रंगीन बोतल सुंदर तरीके से सजाए होते हैं, और साथ में देवी देवता की तस्वीर दीवार पर टिकी होती है, जिस पर चमकीली माला तस्वीर के फ्रेम पर लगी होती है और सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाई हुई होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। बट द कृष्णा ईटिंग हाउस डिड नॉट हैव इवन सो मच कलर्ड पिक्चर ऑफ कृष्णा ग्लूड ऑन द वॉल। ग्लूड का मतलब होता है चिपकाया हुआ। ठीक है,
कृष्णा ईटिंग हाउस में कृष्ण भगवान की एक तस्वीर भी चिपकी नहीं थी। ठीक है, नाम तो कृष्णा था, कृष्णा ईटिंग हाउस, कृष्णा भगवान का नाम होता है, आपको पता ही है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में भगवान का एक भी तस्वीर नहीं था। और perhaps there had been one and it had disappeared under the layers of green and soot with which the walls were coated. हो सकता है तस्वीर शायद लगी भी हो तो वह जमी हुई कीट और धुएं की कालिक से छिप गया है। The ceiling was thick and cobweb that trapped the soot and made a kind furry blanket over हेड। परहैप्स का मतलब होता है बच्चों शायद, ठीक है। छत जो था वह मकड़ी के जाल की एक परत जमी हुई थी जिसमें धुएं की कालिक और रोएदार चादर जैसे प्रतीत होती थी जो कि सर के ऊपर टंगी हुई है। The floor and wooden tables were all black too, since they all got an even share of soot from the open stoves in the back room where lanterns were cooked all day in huge aluminum pan and the chapatis were rolled by hand and baked. फर्श, मेज, कुर्सियां सभी कालिक से काली हो चुकी थी क्योंकि उन सब पर चूल्हा के धुएं की कालिक पड़ती थी जिस पर सारा दिन एल्युमिनियम के एक बड़े बर्तन पर मसूर की दाल पकती रहती थी और हाथ से रोटी बनाई जाती थी और सेकी जाती थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज सर्टेनली द चीपेस्ट रेस्टोरेंट एनीवन कुड पॉसिबली फाइंड इन द बॉम्बे। यह सबसे सस्ता ढाबा था बॉम्बे का जिसमें भिखारी भी आराम से भरपेट खाना खा सकता था। Even beggar could afford to buy himself a meal here, and usually customers were beggars and coolies who stopped in between carrying their loads, sacks of coal and cylinder of gases, and cart pullers who dragged goods through the city on long wooden handcraft। ज्यादातर ग्राहक गरीब तबके के ही थे जिसमें भिखारी, रिक्शा चलाने वाले, सामान ढोने वाले कूली थे जो थैले में कोयला, सिलेंडर और अन्य सामान थैले पर हाथ से खींचकर पहुंचाने का काम करते थे। These people seem to have no fixed working hours। इन लोगों का काम का कोई समय सीमा नहीं होता था। Before daylight, there were some waiting for a meal who were given the leftovers of the night before, and the last came in after midnight when the whole city seemed to collapse into exhausted, disturbed sleep। Dragged का मतलब होता है खसीट कर, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है अवशेष जो रात का बचा हुआ, ठीक है। कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है थक, शरीर एकदम थक जाता है और सीधा बेड पे हम लुढ़क जाते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब होता है एकदम हमारे शरीर की सारी एनर्जी निकल गई है, ठीक है। तो चलिए इसका हम मतलब समझते हैं। दिन निकलने से पहले कुछ लोग खाने के लिए इंतजार में बैठे रहते थे ताकि रात का बचा खाना उन्हें मिल जाए। आधी रात के बाद कुछ लोग आते थे जब पूरा शहर नींद की आगोश में होता था। So of course the owner had no time to sweep or clean his, or no money to decorate it with pictures and flowers। इसलिए ढाबा के मालिक को साफ सफाई करने का मौका ही नहीं मिलता था और ना ही उसे पैसे बचते थे कि अपने रेस्टोरेंट को सजा सवार सके। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। He worked hard himself all day and had 2 boys to help him knead the dough in huge pans, roll out chapatis and bake them over open fires which were kept lit day and night। वह स्वयं भी सारा दिन कड़ी मेहनत करता था और उसने 2 बच्चों को मदद करने के लिए रखा हुआ था जो आटे को गूंथता और रोटियां बनाता
और सेकता था चूल्हा पर, जो कि दिन रात जलता रहता था। When Hari said next morning, after being handed a tumbler of tea and rolled up chapati without his asking anything, अगली सुबह जब उसे मतलब हरि को चाय का ग्लास और रोल किया हुआ एक रोटी बिना मांगे खाने को दिया गया, तब उसने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसके बदले क्या आप मुझे रसोई में काम करने देंगे? I have no money to pay for all this food you are giving me. Will you let me work in your kitchen instead? The man considered for only a moment. ठीक है, following his thought. मतलब हरि ने कहा मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, इसके बदले क्या आप मुझे रसोई में काम करने देंगे? तब उस आदमी ने थोड़ी देर तक अपनी त्योरी का मतलब होता है बच्चों आईब्रो। ठीक है, जब हम कोई हमें अलग सा बात या आश्चर्य वाला बात कहता है तब हम अपनी आईब्रो को ऊपर उठा के देखते हैं ना, सोचते हैं ना। तब उस आदमी ने थोड़ी देर तक अपनी त्योरी चढ़ाकर सोचा, यानी कि अपनी आईब्रो उठाकर सोचा। फिर उसने कहा, Then he said, Yes, I can do with another boy in the kitchen. Started by washing these pots. Then you can knead the dough and help roll out the chapatis. If you like, you can stay here and work for your meals and 1 rupee a day like other boys. तब उस आदमी ने थोड़ी देर तक अपनी त्योरी चढ़ाकर सोचा, यानी कि अपनी आईब्रो उठाकर सोचा। फिर उसने कहा कि हाँ, तुम उन लड़कों के साथ रसोई में काम कर सकते हो। सबसे पहले उन बर्तनों को साफ करो, फिर आटा गूंथना और उनकी मदद करना रोटियां बनाने और सेकने में। अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, अपने जीवन यापन के लिए काम कर सकते हो, और हाँ, 1 रुपये दिन का मिला करेगा अन्य लड़कों की तरह। सो हरी वेंट टू वर्क इन द स्मॉल किचन एट द बैक ऑफ ईटिंग हाउस। तो हरी उस छोटे से किचन में काम करने के लिए चला गया, जो कि जहां लोग बैठ के खाते थे उसके पीछे था। He saw there was nothing to stir the pots with except some blackened coconut husk and the ash from the fire, and he did the best he could with them. बच्चों, स्कर का मतलब होता है रगड़ रगड़ कर साफ करना। ठीक है, हरी उस छोटे से रसोई में काम करने चला गया, जो कि ईटिंग हाउस के पीछे था। वह देखा कि वहां पर बर्तनों को रगड़ कर साफ करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय नारियल के छिलके और काली राख के। उनसे ही अच्छे से अच्छा जो हो सकता था वह किया। Later he helped the boys knead the great hill of dough in their pans, and this was hard work and made him grunt and sweat. उसके बाद उन 2 लड़कों को आटा गुथने में मदद किया। ये काम उसे पसीने से लथपथ और असंतोष का शब्द उच्चारण किया। बच्चों, इसमें एक वर्ड है नीड का मतलब होता है आटा गूंथना, और एक वर्ड है ग्रंट मतलब मान लीजिए कोई चीज जो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उससे इग्नोर करते हैं, कहते हैं मैं नहीं करूंगा, बस यही चीज। They did not speak to each other as they worked. When the boys finally did say something to each other, Hari realized it was in Tamil, a language he did not know, nor did they seem to know any Hindi or Marathi, the 2 languages he knew. So there was silence between them. उसके बाद उन 2 लड़कों को आटा गूंथने में मदद किया। ये काम उसे पसीने से लथपथ कर दिया और असंतोष का शब्द उच्चारण किया। वे लोग आपस में बातचीत नहीं करते थे काम करते वक्त। वे दोनों लड़के जब आपस में बात करते थे तब उसे एहसास होता था कि वो तमिल भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। हरि को हिंदी और मराठी भाषा के अलावा अन्य भाषा नहीं आती थी, इसलिए उन तीनों में कोई बातचीत नहीं होती थी। They were in any case neither friendly nor inquisitive about him, or else they were simply too tired and to speak. Inquisitive का मतलब होता है बच्चों जिज्ञासु। ठीक है,
किसी के प्रति जानने की, समझने की इच्छा। इस तरह वे लोग आपस में ना तो मित्र थे और ना ही जिज्ञासु थे आपस में जानने के लिए, समझने के लिए, या फिर वे लोग इतने थक और उदास थे कि बात करना नहीं चाहते थे। They built up the fires, and then while one rolled out chapatis, the other baked them over the fire with a pair of long tongs, and Hari was given the task of carrying them out in customers eating at the long table in the front room. वे लोग आग जलाते, एक रोटियां बेलता और दूसरा उसे सेकता था चिमटे की सहायता से, और हरि को काम दिया गया था ग्राहकों को खाद्य सामग्री पहुंचाने की, जो लंबे से लकड़ी के मेज पर रसोई के सामने खाना खा रहे थे। There was so much work and such heat in the small place that no one ever seemed to have the strength or the time to talk. Hari too fell silent. वहां इतना ज्यादा गर्मी होती थी और किसी के पास बात करने की हिम्मत नहीं बचती थी। हरि भी शांत ही रहता था। हरि वुड हैव had to remain silent if the man in the next shop door had not proved friendlier. It was a watch repair shop with its name painted signboard over the door, Ding Dong Watches. हरि को शांत ही रहना पड़ता अगर उसके ढाबे के बगल वाले दुकान का दोस्ताना व्यवहार न होता। वह घड़ी ठीक करने की दुकान थी। उसका नाम दरवाजे के ऊपर साइनबोर्ड पर लिखा हुआ था, डिंग डोंग वॉच वर्क्स। एंड वेन हरि केम आउट टू एम्प्टी द पेल ऑफ गार्बेज into one of the big concrete disposal units built on the roadside, the man who stood at the counter wearing a small cap and with an eyepiece fixed to his eyes, working at a minute watch that he held in the cup of his hand, looked at him and smiled. और जब हरि कचरे की बाल्टी खाली करने के लिए जाता था, सड़क के किनारे बने हुए कूड़ा घर से, वह आदमी कोने में खड़ा हुआ, छोटे काले रंग की टोपी पहने, एक आंख में आईपीस लगाकर घड़ी में कुछ काम करता रहता था। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। जवाब में हरि भी मुस्कुरा दिया। बच्चों, इसमें एक वर्ड है पेल, PAIL। इसका मतलब होता है बाल्टी। फ्रेंडलियर मतलब दोस्ताना व्यवहार, ठीक है। गार्बेज का मतलब तो आप जानते ही हो, कचरा। The old man looked so much like Sayyid Ali, the man who had spoken so well at the meeting by the Black Horse, that Hari instantly felt here was another fine, impressive man whom he could trust and who would understand him and try to help him. बुजुर्ग व्यक्ति बहुत हद तक सैयद अली के जैसा दिखता था। वह व्यक्ति जिसने ब्लैक हॉर्स के पास बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया था या मदद किया था। हरि तुरंत समझ गया कि फिर एक प्रभावशाली और अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हुई है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो उसे समझ सकता है और मदद करने की कोशिश कर सकता है। इसमें कोई टिपिकल वर्ड नहीं है बच्चों। एक है इंस्टेंटली, मतलब तुरंत। इंप्रेसिव का मतलब प्रभावशाली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सो अ न्यू बॉय at Krishna eating house, called the old gentleman, then went back to his examination of tinny watches, but continued to talk Hari, who stood on the pavement, staring open-mouthed at all the clocks that hung tick-tocking on the walls and the watches that glitters in the showcase. So a new boy at the Krishna eating house. उस सज्जन व्यक्ति ने पूछा, कृष्णा ईटिंग हाउस में नए हो? Then went back to examination of the tinny watch, but continued to talk Hari. और उसने पूछा, उस सज्जन व्यक्ति ने, कृष्णा ईटिंग हाउस में नए हो? और वो व्यक्ति घड़ी के पुर्जों को देखने लगा, लेकिन हरि से बात करता रहा, जो कि फुटपाथ पर खड़ा हुआ आश्चर्य से मुंह खोले दीवार पर टिकी घड़ियों और प्रदर्शित घड़ियों को ध्यान से देख रहा था।
New to the city, he asked in high-pitched, rather cracked and reedy voice. बच्चों, रीडी का मतलब होता है तेज आवाज में बोलना, क्रैक्ड मतलब रुक रुक कर बोलना, ठीक है। न्यू टू द सिटी, उसने पूछा, उन्होंने तेज स्वर में पूछा कि शहर में नए हो। हरी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, यस। हरी नॉडेड यस। नॉडेड का मतलब होता है सर हिला के यस बोलना। वेयर यू डू यू कम फ्रॉम? जग्गूज विलेज। तुम कहां से आए हो? जग्गू के गांव से। ओ नो, आई डोंट नो जग्गू एट ऑल। अरे नहीं, मैं जग्गू को बिल्कुल भी नहीं जानता। आई कम फ्रॉम थुल, हरी सेड ईगरली, फाइंडिंग द वर्ड्स रशिंग आउट लाइक ए स्मॉल वेव्स ऑफ द सी, ब्राइटली एंड हैप्पीली। अरे नहीं, मैं जग्गू को तो जानता भी नहीं, मैं थुल गांव से आया हूं। हरी ने आतुरता से जवाब दिया। बोलने के लिए वह प्रसन्नतापूर्वक शब्दों को ढूंढ रहा था और समुद्र की लहरों की भांति ऊंचे नीचे स्वर में बोल रहा था। He felt proud that the address Sayyid Ali of the Black Horse would have understood why, but it was obvious that gentleman knew nothing Thul. He looked puzzled and curious. बच्चों, puzzled का मतलब होता है हैरान, curious का मतलब होता है जिज्ञासु, मतलब कुछ जानने का इच्छा करना। कि हरि ने आतुरता से जवाब दिया। बोलने के लिए वह प्रसन्नतापूर्वक शब्दों को ढूंढ रहा था और समुंदर की लहरों की भांति ऊंचे नीचे स्वर में बोल रहा था। ब्लैक हॉर्स वाले सैयद अली तो थुल गांव से को जानते थे, वह समझ गए, लेकिन वह सज्जन पुरुष थुल के विषय में कुछ भी नहीं जानता था। वह हैरान और जिज्ञासु था जानने के लिए। नाउ टेक आउट पेज नंबर 70। इट वॉज द वॉचमैन ऑफ बिग building on a hill who brought me here to eat and I have stayed to work. वह एक बड़ी इमारत का चौकीदार है जो मुझे यहाँ खाने के लिए लाया था और मैं यहीं रह गया काम करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। Other people have come to Jaggu's for help. अन्य लोग भी आ चुके हैं जग्गू के पास मदद के लिए। The old man nodded, poking about the watch mechanism with a long fine needle. वह बुजुर्ग व्यक्ति अपना सर हिलाते हुए लंबी सुई से घड़ी का कार्य प्रणाली को ठीक करता रहा और बोलता रहा साथ में। He is silent, never speaks to anyone. वह बहुत ही शांत व्यक्ति है, कभी किसी से कुछ नहीं कहता है। But he has been good to many. लेकिन वह बहुत लोगों का भला कर चुका है। Like those two boys who worked for him, their parents, and were killed in a railway accident. They were all living on the railway platform, as many do who come to the city to find work, and one day a train ran over the parents as they were crossing the line to fetch water from the pump. उन दो लड़कों की तरह जिनके माता पिता रेल दुर्घटना में गुजर गए, वे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे अन्य लोग प्लेटफॉर्म पर रहा करते थे जो रोजी रोजगार की तलाश में शहर आया करते थे। एक दिन रेल दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया जब वे पानी लाने के लिए पटरी पर से गुजर रहे थे। यह वही स्टेशन है जहां की यह घटना थी। There's the station. It happened. He waved his fine yellow hand with long needle in it down the street and then continued. That's when Jaggu found the boys as he was coming to work in the morning, and he brought them here straightway and gave them food and shelter and work too. एक दिन रेल दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया उनके माता पिता का जब वे पानी लेने के लिए पटरी पर से गुजर रहे थे। यह वही स्टेशन है जहां यह घटना घटी थी। उसने हाथ के इशारे से बताया। जिस हाथ में सुई थी उसी गली में जग्गू को ये दो बच्चे मिले। उन्हें वह यहां लेकर आ गया, रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया और साथ में काम करने के लिए भी दिया। हरी shocked by the story, but he did not like to be thought of as another orphan in Jaggu's case. हरी इस कहानी से आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं उन बच्चों की तरह अनाथ नहीं हूं जो जग्गू के यहां रहते हैं। He did have parents after all.
even if he was a drunkard and other was invalid, and a home, a proper home, and not just a place on the railway platform. ये अलग बात है कि हाँ, उसके पास माता पिता का साया है। ये अलग बात है कि एक बेड पर पड़े हुए हैं और दूसरा नशे में धुत रहता है। उसका अपना घर है, भाई है, बहन है। वह उनकी तरह नहीं है जो प्लेटफॉर्म पर ही अपना जीवन बिताने के लिए बाध्य है। Thinking of them, he suddenly said, "Sir, can you tell me where the post office is? I wish to buy a postcard." यही सब सोचते हुए उसने कहा कि श्रीमान, क्या आप बता सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मुझे एक पोस्ट कार्ड खरीदना है। विंकिंग का मतलब होता है एक आंख से देखना, ठीक है। एक आंख से देखना मतलब क्या, वो वॉच मेकर था और वॉच के छोटे छोटे मैकेनिज्म, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको देखने के लिए एक लेंस लगाया जाता है। तो एक आंख में तो उसने लेंस लगाया हुआ था, उससे तो वो देख नहीं पाएगा, इसलिए दूसरे आंख से उसने उठा करके देखा और बताया कि आहा, लाफ द ओल्ड मैन वॉच मेकर विंकिंग एट हिम फ्रॉम बिहाइंड द आई पीस। उस बुजुर्ग ने हंसते हुए एक आंख से देखते हुए कहा, Suddenly remembered you had someone to write, did you? तुम्हारा कोई है जिसे तुम पत्र लिखना चाहते हो? हाँ, जरूर लिखो। Yes, you must write. Of course you must write. Go straight up the road next to the electric substation. There is a post office. Have you money for a postcard or can I lend you some? तुम्हारा कोई है जिसे तुम पत्र लिखना चाहते हो? हाँ, जरूर लिखो। इस सड़क से सीधे चले जाओ, बिजली घर के बगल में ही डाकघर है। क्या तुम्हारे पास पोस्ट कार्ड के लिए पैसे हैं या मैं दूं? हरी ग्रेटफुल टुक अ कॉइन फ्रॉम हिम, promising to return it as soon as Jaggu paid him his salary, and then hurried off to post office. उसने आभार व्यक्त करते हुए एक सिक्का उनसे ले लिया, यह वादा करते हुए कि वेतन मिलते ही वह उन्हें वापस कर देगा, और जल्दी से डाकघर की तरफ बढ़ गया। Having bought the card, he had to have a pen to write with, and for this he returned to the watchmaker, who seemed more likely to have one than the owner of the eating house. उसने पोस्ट कार्ड खरीदा। अब उसे एक कलम की तलाश थी। कलम के लिए भी वह घड़ी वाले के पास ही गया, जाना उचित समझा, बजाय कि कृष्णा ईटिंग हाउस के मालिक के पास। दिस वॉज इन द मिडल ऑफ स्वेल्टरिंग। बच्चों, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपती धूप। हरी जो था वो एकदम तपती धूप में गया था पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए। आफ्टरनून व्हेन देयर वाज नो वन इन द शॉप एंड इवन 2 orphans had fallen asleep under the table from the heat and execution. तपती दोपहर का समय था, ढाबा में कोई भी नहीं था, वे दोनों अनाथ बच्चे भी टेबल के नीचे थकावट की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। Hari sat on the steps of Ding Dong Watches and carefully wrote with a ballpoint that the old matchmaker lent him. हरी डिंगडोंग वॉच वर्क के सीढ़ी पे बैठ गया और बॉल पेन जो कि घड़ी वाले ने उसे दिया था उसे पोस्ट कार्ड पर लिखा। क्या लिखा पढ़ते हैं। डियर मदर, आई एम इन बॉम्बे, आई हैव ए जॉब, आई विल ब्रिंग यू माई अर्निंग, आई होप यू आर वेल, आई एम वेल, रिमेंबर टू माई सिस्टर्स। प्यारी माँ, मैं मुंबई में हूं और काम कर रहा हूं, मैं कमाया हुआ धन घर लेकर आऊंगा, मैं स्वस्थ हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी कुशल पूर्वक होंगे। मेरी बहनों को मेरा प्यार देना। देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर्स टू फिल अप द स्पेस बट नॉट हिज एड्रेस एंड वेंट ऑफ टू पोस्ट इट, फीलिंग बोथ हैप्पी टू हैव डन व्हाट ही न्यू ही शुड डू एंड फ्राइटेंड बिकॉज दिस मींट he would be staying on in Bombay, not going home. फिर उसने रिक्त स्थान को भरने के लिए अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा, लेकिन अपना पता नहीं लिखा और पत्र भेजने के लिए चला गया।
दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। वह जो कर सकता था किया, और डर भी था क्योंकि इसका मतलब वह बॉम्बे में ही रहने वाला था, घर नहीं जाने वाला था। तो ठीक है बच्चों, इस तरह हमने पूरी चैप्टर पढ़ ली। अब मैं थोड़ा सा अबाउट दी ऑथर बता देता हूं, ऑथर के विषय में, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था एक्सट्रैक्ट में कि अनीता देसाई बहुत ही फेमस लेखिका है, ऑथर है। अनीता देसाई का जन्म 1937 में मसूरी में हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई थी। उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं और बहुत सारे नोवेल भी लिखे हैं, जैसे कि बाय बाय ब्लैकबर्ड एंड वेयर शैल वी गो दिस समर। अनीता देसाई को गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज मिला था इसी नॉवेल के लिए, द विलेज बाय द सी, जिसका एक्सट्रैक्ट हमने अभी भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। बच्चों, मैंने सारा क्वेश्चन आंसर लिख दिया है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है, देख लीजिए। सिलेक्ट आंसर्स हैं, उसको मैंने डायरेक्ट आंसर ही दिया है। फिर आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, ये भी मैंने दे दिया है। बच्चों, अगर आपको आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं या तो ग्रुप में डाल दूंगा या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। फिर से मिलते हैं। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैंने जो पढ़ाया क्या आपको समझ आया या मुझ में कहाँ कमी थी, मैं कहाँ पे सुधार करूं। ठीक है, प्लीज हैव अ नाइस डे।